हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 2 जो कि दे रखा है संबंध एवं फलन। क्लास 11th में एनसीईआरटी में जो चैप्टर सेकंड है वो यही है संबंध एवं फलन। लेकिन देखिए एक बात, इस चैप्टर को समझाने से पहले एक बात ये समझ लें, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा समुच्चय, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए देखिए समुच्चय आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, समुच्चय के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने विविध प्रश्नावली यानी उसकी रिवीजन एक्सरसाइज वो 3 पार्ट में उसका वीडियो बताया है, वो आप जरूर करें क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने देखा एग्जाम में 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन जरूर करें और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करें क्योंकि जो संबंध एवं फलन है ये टॉपिक आपको 12th में भी पढ़ना है, 12th में भी ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है, इसलिए ये बात ध्यान रखें। समुच्चय आप बहुत अच्छे से रिवीजन करें उसका, फिर उसकी शुरुआत करें संबंध एवं फलन। अब देखिए संबंध एवं फलन जो टॉपिक दे रखा है आपको, उसमें सबसे पहले हमें ये चीज पढ़नी जो मैंने भी लिखी बोर्ड पे, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ये क्या होता है? तो मैं देखिए एक बात कहता हूं, जैसा मैंने लिख भी रखा है बोर्ड पे, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब जो रिक्त नहीं हो, यानी इनमें कम से कम एक अवयव तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि रिक्त हो जाएं, कम से कम दोनों में एक एक अवयव तो जरूर होगा, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब इनके अवयवों से निर्मित क्रमिक युग्मों का समुच्चय, यानी इनमें जो अवयव हैं उन्हीं से निर्मित क्रमिक युग्म, ये मैं अभी खुद लिखूंगा आपके सामने, क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाता है दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो a इंटू बी या b इंटू ए। मैं दोनों ही आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल में। यही कहलाता है देखिए दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कभी कभी हमसे a इंटू बी निकलवाते हैं, कभी हमसे b इंटू ए निकलवाते हैं, कभी दोनों भी निकलवाते हैं। तो देखिए मैंने एक उदाहरण लिया इसके लिए, मान लीजिए ए समुच्चय है, इसमें 3 अवयव हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड मैंने मान लिए, और जो बी समुच्चय है इसमें 2 अवयव हैं, 1 और 2। हमसे ये कहा गया है कि इनका कार्तीय गुणन निकालें, वो भी मान लीजिए कहते हैं ए इंटू बी का मान निकालें। तो ए इंटू बी का मतलब, पहले आपको देखिए पहले यहां ए लिखा है, तो हमें पहले समुच्चय ए के अवयव लेने हैं, बी के हम बाद में लेंगे। कैसे? जैसे मैंने देखिए एक्स से स्टार्ट किया, एक्स के साथ पहले मैंने 1 लिया, एक्स के साथ पहले क्या लिया, 1, मैंने यहां लिख दिया। ये जो निर्देशांकों के रूप में लिखा हुआ है यही कहलाता है क्रमिक युग्म। लेकिन ये नहीं कि मैंने केवल एक लिख दिया, अब ये जितने यहां पे पॉसिबल हैं वो सब हमें लिखनी है। तो पहले मैंने एक्स के साथ 1 लिया, अब एक्स के साथ मैंने 2 लिया, तो देखिए एक्स के साथ को और कोई पॉसिबल नहीं है। अब आता है वाई का नंबर, तो वाई के साथ देखिए पहले मैंने 1 लिया, फिर वाई के साथ मैंने 2 लिया, वाई के भी कंप्लीट हो गए। अब आता है जेड के साथ, जेड के साथ मैंने 1 लिया और जेड के साथ मैंने 2 लिया, ये भी कंप्लीट, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। यानी इसमें जो देखिए क्रमिक युग्म बने वो कितने बने आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, ये बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए हमसे कहते हैं बी इंटू ए का मान निकालें, तो अब की बार पहले हम बी के अवयव लेंगे, यानी पहले मैं स्टार्ट किससे करता हूं, 1 से। 1 के साथ मुझे पहले देखिए तीनों लिखने हैं, 1 कॉमा एक्स, 1 कॉमा वाई, 1 कॉमा जेड। अब लूंगा मैं 2, तो देखिए आगे क्या आता है, 2 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई और 2 कॉमा जेड। इसमें भी काउंट आप करके देखें, ये भी 6 ही आई। यानी इससे यह बात भी प्रूफ होती है कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों में जो क्रमिक युग्मों की संख्या होती है वो समान होती है, और ये जो क्रमिक युग्म होती हैं ये इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। देखिए ये भी एक समुच्चय ही है, और इन समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो क्रमिक युग्म होते हैं। तो इसमें समय 6 क्रमिक युग्म है, यानी a इंटू बी में जो अवयवों की संख्या है वो 6 है।
ऐसे ही बी इंटू ए में देखिए क्रमिक युग्म कितनी है 6, तो बी इंटू ए में भी जो अवयवों की संख्या है वो कितने हुए 6। ये मैं बार बार देखिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक नीचे सूत्र भी लिखवाना है। यदि समुच्चय ए और बी में क्रमशः m और n अवयव हैं, यानी कि मैं मानता हुआ चल रहा हूं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है n, तो a इंटू बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो होगी इनका गुणा, यानी कि m इंटू n, वो मैंने mn करके लिख दिया। ऐसे ही b इंटू ए में अवयवों की संख्या, तो b में तो n अवयव हैं और a में कितनी है m, इसे मैं nm भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम mn निकालें चाहे nm, इनकी गुणा करेंगे आंसर इनका सेम है। देखिए ऊपर ये बात प्रूफ भी होती है, a में कितने अवयव हैं 3, b में कितने अवयव हैं 2, 3 दूनी 6, तो देखिए काउंट करके देखें आपके 6 अवयव आए और b इंटू ए में भी देखिए कितने आए 6 अवयव। ये मैंने इसका सूत्र लिखवा दिया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुविकल्प में कोई क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, वो आपको करना होता है, इसलिए मैंने ये बात भी लिखवाई। तो ये तो था देखिए बहुत सिंपल था, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कि हम a इंटू बी कैसे निकालते हैं और b इंटू ए कैसे निकालते हैं। अब देखिए आता है जो इसका मेन टॉपिक था और जो इसकी पहली प्रश्नावली भी दे रखी है यानी कि 2.1, वो संबंध पे ही आधारित है और मैंने यहां देखिए लिख भी रखा है। अब ये संबंध क्या होता है, तो उसके लिए देखिए मैंने आपको पहले समुच्चय में एक बात बताई थी, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, उसके बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकती हैं। अब जैसे इसमें देखिए टोटल 6 अवयव हैं, यानी इस समुच्चय में टोटल कितने अवयव हैं 6, तो इसके टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे 2 की पावर 6, क्योंकि मैंने एक सूत्र लिखवाया था अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके टोटल उपसमुच्चय कितने होते हैं 2 की पावर n। इसमें कितने हैं देखिए 6, तो इसके टोटल कितने होंगे 2 की पावर 6 यानी 64, इसके भी कितने होंगे 2 की पावर 6 यानी 64। अब मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। देखिए संबंध जो मैंने टॉपिक लिखा है यहां पे, अगर a और b कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, ऊपर भी मैंने यही लाइन लिखी थी, तब a इंटू बी का कोई भी उपसमुच्चय, देखिए कोई भी उपसमुच्चय समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंध कहलाता है। यानी मैंने आपसे क्या कहा, इसकी 64 उपसमुच्चय हैं, तो इसका कोई भी उपसमुच्चय, कोई भी ले सकते हैं आप, 64 उपसमुच्चय में से कोई भी एक, वो समुच्चय a से समुच्चय b पर एक संबंध कहलाता है। अब मैंने ये यहां पे लिखा समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंध, इसमें देखिए अंतर था, a इंटू बी अगर हम ले रहे हैं और इसका कोई भी उपसमुच्चय, तो हम ये कहेंगे समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंध। अगर हम यहां उल्टा कर दें कि b इंटू ए का कोई उपसमुच्चय, तो कहलाएगा समुच्चय b से समुच्चय a पर संबंध। ये बात ध्यान रखें, जो समुच्चय यहां हमने पहले लिया वही यहां पहले होना चाहिए, ये कहलाएगा देखिए समुच्चय a से समुच्चय b पर एक संबंध। अब देखिए मैं एक आपको उदाहरण भी देता हूं, ये मैं ऊपर से ही देखिए लिखूंगा यहां पे। इसमें देखिए टोटल 6 हैं, मैं कोई सा एक भी ले सकता हूं, मान लीजिए मैंने x, 2 ले लिया, वो संबंध है एक, या मैंने y, 2 ले लिया, वो एक संबंध है। मैं कोई से 2 भी ले सकता हूं, कोई से 3 भी ले सकता हूं, कोई से 4 भी ले सकती हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 के 6 भी ले सकती हैं। कम से कम एक तो देखिए लेंगे ही आप, कोई भी आप ले लें, जो भी आप उपसमुच्चय लेंगे वो समुच्चय a से समुच्चय b पर क्या कहलाएगा संबंध। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे अपनी तरफ से उदाहरण लिखता हूं, इसी पर डिपेंड है, यानी मैं एक संबंध देके लिखता हूं ऊपर से ही, यानी a इंटू बी का एक उपसमुच्चय लिख रहा हूं। अब उपसमुच्चय में चलिए मैंने पहले x, 1 लिया, मैं इतना ही छोड़ दूं, ये संबंध है, ये यहां पर मैं क्रॉस भी कर सकता हूं, ये एक संबंध कहलाएगा समुच्चय a से समुच्चय b पर, क्योंकि मैं इसी का ही तो लिख रहा हूं। देखिए अब मैं अगर चाहूं तो और भी ले सकता हूं आगे, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, मैंने y, 2 भी लिख दिया, मैंने 2 ले लिए, ये भी एक संबंध है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूं। मैं और भी लिख सकता हूं, आगे बढ़ाता, वो भी एक संबंध कहलाएगा। तो ये देखिए मैं कहने का मतलब यही था, इसका कोई भी उपसमुच्चय लें अगर हम, वो कहलाएगा समुच्चय a से समुच्चय b पर एक संबंध।
और अगर मैं इसका ले लूं कोई भी उपसमुच्चय, तो वो कहलाएगा समुच्चय बी से समुच्चय ए पर एक संबंध। अब देखिए मैं इसी पर डिपेंड, हाँ चलिए पहले आपको ये बात भी बताता हूं, मैंने बीच में एक लाइन और लिख रखी है। ये संबंध जो होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से, आर यानी कि रिलेशन, संबंध। और ये आर उपसमुच्चय होता है किसका, ए इंटू बी का। जो लाइन मैंने यहां लिखी वो शॉर्ट में भी आपको लिख के दिखाई, आर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आर उन अवयवों x, y यानी इस प्रकार के अवयवों का समुच्चय है। ये इस प्रकार के अवयवों का समुच्चय है आर, जहां पे x तो बिलोंग करेगा a को, क्योंकि x पहले वाले को ही करेगा, और y बिलोंग करेगा b को, यानी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये मैंने उदाहरण देखे लिया। अब देखिए मुझे आपको बताना है इसमें डोमेन और रेंज भी होता है। यानी जो एक संबंध मैंने यहां पे जैसे ये लिखा, उसमें डोमेन क्या है, डोमेन तो इंग्लिश का नेम है, प्रांत कहते हैं लेकिन हिंदी में, रेंज भी इंग्लिश का नाम है, परिसर कहते हैं हिंदी में। तो डोमेन का मतलब क्या है, ये जो इस तरह मैंने संबंध लिखा है, संबंध में उपस्थित क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। देखिए संबंध में जो क्रमिक युग्म इस समय वो मैंने कितने लिखे हैं, केवल 2, कितने भी हो सकते हैं, मैंने केवल 2 ही लिखे। तो इनके जो प्रथम अवयव हैं कौन कौन से, x और y, तो इनका जो समुच्चय बना वो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि x, y, ये कहलाएगा डोमेन। यानी प्रथम अवयव हैं उन्हें आप ले लिए, लेकिन ध्यान रखें रिपीट कोई नहीं होना चाहिए, समुच्चय में कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं होती। अब आता है रेंज। रेंज में क्या है, संबंध यानी ये चीज जो मैंने लिखी, इसमें उपस्थित क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। द्वितीय यानी कि बाद वाले, वो क्या क्या है, 1, 2, मैंने देखिए यहां लिख दिए, ये कहलाएगी रेंज। बहुत सिंपल है, अगर आपने देखिए संबंध परिभाषित कर लिया सही से, तो आप उसमें डोमेन भी बता सकते हैं और रेंज भी बता सकते हैं। यही था देखिए जो प्रश्नावली 2.1 है, लेकिन मैं अभी प्रश्नावली नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा जो इसका अगला टॉपिक है, और वो टॉपिक है फलन। देखिए फलन समझने के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया था, यानी कि संबंध, उसी से आधारित है ये फलन। और जैसे कि मैंने देखिए लिख भी रखा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक ऐसा संबंध, देखिए संबंध वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मैं देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, ये चीज देखिए प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, क्योंकि स्टार्ट कहां से, देखिए ए से, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी एक और केवल एक अवयव से संबंधित है। यह भी देखिए मैं अंडरलाइन करता हूं, किसी एक और केवल एक अवयव से संबंधित है। दोबारा देख लें, एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी एक और केवल एक अवयव से संबंधित है, ऐसा जो संबंध होगा वो कहलाएगा फलन। और इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अब देखिए क्योंकि फलन यानी कि फंक्शन, उसके लिए इन्होंने फंक्शन यानी पहला लेटर एफ ले लिया, यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है एफ एक फलन है ए से बी पर, और वो इस प्रकार है, इसमें भी देखिए क्रमिक युग्म ही होते हैं, यानी x का संबंध किससे है, y से। इसको देखिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्रमिक युग्म में हम यही पढ़ते हैं, x का संबंध किससे है, y से। x तो बिलोंग करेगा a को, पहले वाले समुच्चय को, और y बिलोंग करेगा किसे, b को, यानी कि दूसरे वाले समुच्चय को। तो देखिए यही चीज अब मैं आपके सामने, जैसे कि कुछ चित्र भी बना रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने समुच्चय ए में देखिए इस समय 4 अवयव लिए, ये तो कितने भी हो सकते हैं, मैंने ले लिए 1 2 3 4। और जो समुच्चय बी है उसमें भी मैंने 4 अवयव लिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। चलिए मैं अब कुछ शुरुआत करता हूं। हाँ अब देखिए एक बात और, संबंध जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी कितने हैं, 4। तो a इंटू बी में कितने अवयव होंगे टोटल, a इंटू बी में 4 गुणा 4 यानी कि 16, यानी इसके जो टोटल क्रमिक युग्म बनेंगे
वो कितने बनेंगे 16, जैसे 1 कॉमा एक्स, 1 कॉमा वाई, 1 कॉमा जेड, 1 कॉमा डब्ल्यू, जो मैंने आपको लिखना सिखाया। ऐसे 16 बनेंगे, क्योंकि 2 के साथ भी 4 आएंगे, 3 के साथ भी 4 आएंगे और 4 के साथ भी 4, इसके बनेंगे टोटल 16। ये 16 जो क्रमिक युग्म है, इन सबके उपसमुच्चयों, ये कोई भी उपसमुच्चय अगर हम लें इसका, चाहे उसमें एक क्रमिक युग्म आ रहा है, चाहे 2 आ रहे हैं, चाहे 3 आ रहे हैं, चाहे 16 के 16 आ रहे हो, वो संबंध होता है। लेकिन वो फलन कब होगा, वो मैं आपको देखिए इस उदाहरण से बता रहा हूं। देखिए मैं एक काम करता हूं, मैंने 1 का संबंध किया x के साथ, ये मैं तीर का चिन्ह लगा के बता रहा हूं, यानी 1 कॉमा एक्स, इसका मतलब है 1 का संबंध किससे है, x से। चलिए मैं एक काम और करता हूं, 2 का संबंध मैंने y से किया, 3 का संबंध मैंने z से किया, 4 का संबंध मैंने w से किया। यानी इस समय मैंने 4 क्रमिक युग्म लिए, कौन कौन से, 1 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई, 3 कॉमा जेड, 4 कॉमा डब्ल्यू, ये 4 क्रमिक युग्म हैं। तो ये संबंध है। अब मुझे चेक करना है कि वाकई फलन भी है या नहीं। फलन के लिए क्या कंडीशन है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक का मतलब क्या, उसमें 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 4, यानी सभी का संबंध होना चाहिए। किससे, समुच्चय बी के किसी एक और केवल एक अवयव के साथ। तो देखिए बिल्कुल ठीक, 1 का संबंध केवल एक अवयव से ही है, एक्स के साथ। 2 का संबंध देखिए केवल वाई के साथ है, 3 का संबंध केवल जेड के साथ है और 4 का संबंध केवल डब्ल्यू के साथ है। ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कंडीशन देखिए बिल्कुल सही वेरीफाई हो रही हैं। यानी मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ये संबंध है तथा फलन भी है। ये मैंने ऐसा उदाहरण लिखा, संबंध भी है और फलन भी है। देखिए संबंध तो देखिए सारे ही होंगे, और उनमें फलन है या नहीं ये चेक करना है केवल। चलिए मैं एक और लिखता हूं आपके सामने, मैंने 1 का संबंध x के साथ किया, 2 का संबंध वो मैंने y के साथ किया, 3 का संबंध z के साथ किया, मैंने 4 का संबंध भी z के साथ कर दिया। यानी मैंने क्या लिखा, 1 कॉमा एक्स, क्योंकि 1 का संबंध x से है, 2 कॉमा वाई, 3 कॉमा जेड, 4 कॉमा जेड। यहां भी मैंने 4 क्रमिक युग्म लिए और वो 16 में से ही है 4। लेकिन अब मुझे ये देखना है ये संबंध है, देखिए क्योंकि ये चारों के चारों क्रमिक युग्म उन 16 में भी आएंगे। तो चलिए अब की बात मैंने पहले ही लिख दिया, संबंध है। अब ये चेक करना है कि वाकई ये फलन भी है या नहीं। तो फलन के लिए देखिए कंडीशन क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो देखिए प्रत्येक तो आ गया, 1 का संबंध भी है, 2 का भी हो रहा है, देखिए 3 का भी हो रहा है, 4 का भी हो रहा है। समुच्चय बी के किसी एक और केवल एक अवयव के साथ, देखिए चेक करते हैं, 1 का संबंध केवल एक से ही है, x के साथ है, 2 का संबंध वो भी केवल एक के साथ है, किससे, y के साथ, 3 का संबंध वो भी केवल एक के साथ, z के साथ, और 4 का संबंध वो भी देखिए केवल किसके साथ, z के साथ। आपको ये लग रहा होगा ये दोनों का संबंध z से है, लेकिन है तो किसी एक से ही। 3 का संबंध भी z से ही है, लेकिन है तो 3 का संबंध केवल z से ही, और 4 का संबंध भी देखिए केवल z से ही है। दोनों का सेम हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो किसी एक के साथ ही। इसका मतलब ये संबंध भी है और फलन भी है। ये भी चेक कर दिया देखिए मैंने। अब देखिए मैं नीचे लिखता हूं, मैंने चलिए 1 का संबंध x के साथ किया, 2 का संबंध मैंने y के साथ किया, मैंने इतना ही रहने दिया। यानी 1 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई, इसमें वैसे कितने बनते टोटल, इसमें 3 है, इसमें 3, तो 3 गुणा 3 यानी कितने होते, 9। यानी a इंटू बी में जो टोटल अवयव होते वो 9 होते क्रमिक युग्म। 9 में से मैंने कोई से 2 ले लिए, एक तो 1 कॉमा एक्स ले लिया, 2 कॉमा वाई ले लिया, ये मैंने 2 लिए। अब ये मुझे देखना है, देखिए संबंध है बिल्कुल, ये मैं ऊपर लिखता हूं, संबंध है, लेकिन ये फलन है। चलिए चेक करते हैं, 1 का संबंध x के साथ, 2 का संबंध y के साथ, लेकिन देखिए 3 का तो किसी के साथ संबंध ही नहीं है। और मैंने क्या कहा था, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो, तो यहां तो देखिए 3 का संबंध ही नहीं है। इसका मतलब ये संबंध तो कहलाएगा, लेकिन ये फलन नहीं है।
ये देखिए मैंने ये लिख दिया, संबंध है लेकिन फलन नहीं है। फिर देखिए एक बार और लिखता हूं, मैंने देखिए 1 का संबंध x के साथ किया, 2 का संबंध y के साथ किया, 2 का संबंध z के साथ किया, 3 का संबंध ये भी z के साथ किया। यानी मैंने इसमें 4 क्रमिक युग्म लिए, टोटल 9 थे। मैंने कौन कौन से 4 ले लिए, 1, x, 2, y, 2, z, 3, z। तो चलिए ये है तो चारों उसमें ही 9 में, संबंध तो देखिए सारे ही हैं। अब ये चेक करना है कि फलन भी है या नहीं। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो, तो चलिए 1 का संबंध भी है, 2 का संबंध भी है, 3 का संबंध भी है, लेकिन किससे, समुच्चय बी के किसी एक और केवल एक अवयव के साथ हो। तो 2 का संबंध देखिए y के साथ भी है और 2 का संबंध z के साथ भी है। यह फलन की कंडीशन देखिए गलत है, यह फलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी अवयव का संबंध 2 के साथ नहीं होना चाहिए। यहां 2 का y के साथ भी है और 2 का किसके साथ है, z के साथ भी। इसका मतलब यह संबंध तो है लेकिन फलन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकला। प्रत्येक फलन संबंध अवश्य होगा, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो यह कोई अवश्य जरूरी नहीं। प्रत्येक फलन संबंध अवश्य होगा, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन भी हो यह कोई आवश्यक नहीं है। यह तभी पता लग पाएगा जब ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही हो। ये मैंने देखिए आपको बताया। अब आता है इसी में ही बात कि फलन में भी डोमेन होता है, रेंज भी होती है, फलन में कोडोमेन भी होता है, यानी कि प्रांत, क्योंकि डोमेन का मतलब मैंने बताया था प्रांत, कोडोमेन सह प्रांत, रेंज परिसर। तो चलिए पहले आते हैं प्रांत की बात। ये मैं फलन के लिए बता रहा हूं, तो ये देखिए ये तो हम देखेंगे ही नहीं, फलन तो ये दोनों हैं। तो जो पहला वाला समुच्चय होता है यानी कि समुच्चय ए, वो कहलाता है डोमेन यानी कि प्रांत। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समुच्चय ए जो हुआ वो होता है डोमेन यानी कि प्रांत। अब आता है सह प्रांत, जो ये बाद वाला समुच्चय है यानी कि समुच्चय बी, ये कहलाता है सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। ये देखिए उसमें नहीं था फलन में कोडोमेन, सॉरी संबंध में नहीं था, ये फलन में है केवल। समुच्चय ए जो होता है वो प्रांत होता है और जो समुच्चय बी होता है वो सह प्रांत होता है। लेकिन अब आती है बात रेंज की, ये रेंज क्या होगा। तो देखिए समुच्चय बी के जितने भी अवयव जो संबंधित हैं वो भी किससे, ए के साथ, वो कहलाती है रेंज। यहां पे देखिए चारों के चारों ही संबंधित हैं किससे, ए से, क्योंकि x का संबंध भी है, y का संबंध भी है, z का भी है, w का भी है। तो रेंज जो हो गई वो ये पूरी ही रेंज हो गई, यानी रेंज भी जो इस समय हो गई वो समुच्चय बी के ही इक्वल हो गई। लेकिन यहां देखिए ऐसा नहीं है, यहां जो रेंज होगी वो देखिए केवल इन तीनों का संबंध है, तो रेंज जो कहलाएगी वो केवल इतनी कहलाएगी। यानी समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए से है, वो चीज देखिए मैं यहां लिखता हूं, समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए से है। ये जो कहलाएगी यानी रेंज, ये कहलाएगी केवल देखिए यहां एक्स वाई जेड, इसमें डब्ल्यू नहीं आएगा। यहां रेंज पूरी ही है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, रेंज जो होती है वो या तो सह प्रांत के इक्वल ही होगी या सह प्रांत का कोई उप समुच्चय होगी। रेंज कंडीशन पे डिपेंड करता है, सह प्रांत भी हो सकती है रेंज और सह प्रांत का कोई उप समुच्चय भी हो सकती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यह बात ध्यान रखें, जो प्रांत होता है वो पहला वाला समुच्चय ही होता है और जो सह प्रांत होता है वो बाद वाला समुच्चय होता है। जो आपको प्रश्नावली में डोमेन और रेंज पढ़ने हैं, ये तो देखिए मैंने आपको बताया, वो वास्तविक संख्याओं पर आधारित फलन है। कई लोगों ने देखिए मुझसे पूछा भी था कमेंट्स में
डोमिनो रेंज के बारे में सर बताएं, वो इसी चैप्टर में पढ़ना है, शायद अगली प्रश्नावली है उसमें जो डोमिनो रेंज आपको पता लगेगा वो वास्तविक संख्याओं के लिए पता लगेगा। वो मैं आपको तभी बताऊंगा क्योंकि थोड़ा वास्तविक संख्याओं के लिए फलन परिभाषित करें, वो आपको उसी प्रश्नावली में पता लगेगा। तो ये देखिए मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया संबंध का और फलन का। पहले आप लोग इसे खुद समझने की कोशिश करें। मैं इसकी प्रश्नावली जो 2.1 है वो संबंध से ही संबंधित है केवल, यानी कि रिलेशन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।